हेलो, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, गोल, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताए थे। तो उससे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस एक क्वेश्चन में ये सब भी पूछा जा सकता है और अलग अलग छोटे क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो कैरेक्टर्स अलग से पूछे जा सकते हैं या गोल्स अलग से पूछे जा सकते हैं, वो तुम बता सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट 1 में से क्या बनता है, व्हाट आर इथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके, तो हम व्हाट आर इथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। ओके, तो इथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है। इथिकल इश्यूज मतलब जैसे कि किसी जानवर को अगर हमने अपनी रिसर्च में स्टडी के लिए लिया है और हम उसको करंट दे रहे हैं या उसके साथ में हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये इथिकल इश्यूज में काउंट होएगा, ठीक है। तो ऐसा कई रिसर्च में हो चुका है, जिसमें कि जैसा कि एक एल्बर्ट नाम के बच्चे के साथ में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें कि एल्बर्ट को एक डराया जाता है वाइट कलर के स्नो या वाइट कलर के रैबिट ला के उसको बड़ी डरावनी साउंड डाल के उसको बच्चे को एकदम से एक्सपोज करते हैं तो वो डर जाता है। तो ये सब स्टडीज़ करके ये स्टडीज़ हुई थी जिसमें कि एल्बर्ट के मेंटली डिस्टर्ब हो गया था बच्चा। तो ये सब इश्यूज तब उठने शुरू हो गए कि भाई ये इश्यूज, ये रिसर्च तो कर रहे हो मगर जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसका क्या। तो इसके लिए क्या कुछ लॉज बन गए, कुछ प्रिंसिपल्स बन गए बाद में, तो उन्हीं को हम इथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो सर्टेन सिग्निफिकेंट इथिकल इश्यूज दैट नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर एनी रिसर्च इज कैरिड आउट आर। तो इथिकल इश्यूज सबसे पहला हमें क्या होता है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलिफिशियंस मीन्स हमें हमारे रिसर्च में जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, तो उसके बेनिफिट्स हमें चेक करने पड़ेंगे, उसके बेनिफिट्स हमें देने पड़ेंगे पार्टिसिपेंट को, और सब्जेक्टेड टू एनी हार्म, और हमें उसके ऊपर कम से कम हार्म पहुँचे या हार्म ना भी पहुँचे, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इंफॉर्मेशन एंड डिटेल रिगार्डिंग द पार्टिसिपेंट आर नॉट शेयर्ड बाय द रिसर्चर विद अदर। तो हमारे रिसर्च में हमने जिसको भी पार्टिसिपेंट के रूप में यूज़ किया है, लिया है, तो उसके बारे में हमें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना है, हमें दूसरों को शेयर नहीं करना है कि ये पार्टिसिपेंट हमारे रिसर्च में, हमारे रिसर्च का हिस्सा है। लाइक बाय यूजिंग कोड इंस्टीड ऑफ नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। अगर हम रिसर्च में उसके बारे में कुछ लिख भी रहे हैं तो हमें या तो नेम चेंज कर देना है या तो उसके लिए कोई कोड यूज करना है, उसका नाम प्रॉपरली पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी जो होती है वो रिवील नहीं होती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो, उसकी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब इसमें रिसर्च को खुद भी नहीं पता होता है कि हमारा पार्टिसिपेंट कौन है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसकी डिटेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारा पार्टिसिपेंट कौन है, मगर केवल उसकी परफॉर्मेंस या उसकी डिटेल्स को हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एनोनिमिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द नोइंग कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट एज एन एक्सरसाइज ऑफ देयर चॉइस, फ्री फ्रॉम एनी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, डिसाइड एंड ड्यूरेस एंड सिमिलर अनफेयर इंड्यूसमेंट और मैनिपुलेशन। मीन्स क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हमारा पार्टिसिपेंट है, हमारे रिसर्च में, हमारे रिसर्च का हिस्सा है, उसको हमें सारी, अगर कुछ हमारे रिसर्च में कुछ भी चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं, तो हमें उसको पहले बतानी पड़ेगी कि भाई ये है हमारे रिसर्च में, आप इसको इसमें आना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। उसका कंसेंट लेटर हमें साइन करके ज़रूर लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें जितने भी हमारे रिसर्च में कुछ भी रिस्क है तो हमें उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। और अब पार्टिसिपेंट की चॉइस होगी कि वो हमारे रिसर्च में शामिल हो या नहीं हो, ठीक है। द पार्टिसिपेंट हैव अ राइट टू
decline from participating in research or to leave or withdraw even after the research has started. और पार्टिसिपेंट के पास ये हक होता है, एक राइट होता है कि वो हमारे रिसर्च में से कभी भी निकल सकता है, उसकी मर्जी है, उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते. द पार्टिसिपेंट नीड टू बी updated about the risk that may be faced during the participation. तो पार्टिसिपेंट को सारे रिस्क के बारे में पता होना चाहिए जो भी हमारे रिसर्च में इन्वॉल्व है. ओके, तो ये हो गया हमारा इथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन का आंसर. ओके, अब इसी को इलोबरेट करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेके इनको बता देते हैं. एक एग्जाम्पल हम एल्बर्ट का ही ले लेते हैं, जिसमें एल्बर्ट हमने बताया था कि एल्बर्ट एक बच्चा होता है जिसको रिसर्च में लिया गया था, जिसको वाइट कलर के स्नो मैन या वाइट कलर के रैबिट एकदम से उसके सामने लेके आते थे और एकदम साउंड प्रोड्यूस करते थे, जिससे कि उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा. ठीक है, इस टाइप का एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि क्या होता है, ये पेज नंबर 14 पे हमारा क्लियरली बता रखा है. एल्बर्ट वाला जो मैं बता रही हूँ, जॉन वॉटसन नाम के जो हमारे रिसर्चर थे, उन्होंने एल्बर्ट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की थी. ठीक है, तो और सेकेंडली था जिम्बार्डो वाला जो इंसिडेंट है, एक्सपेरिमेंट किया गया जिम्बार्डो के जेल प्रिजनर्स के ऊपर. उसमें प्रिजनर्स को आधे प्रिजनर्स को, जैसे कि पार्टिसिपेंट जो रिसर्च के हिस्सा थे, उनको बोल दिया क्रिमिनल है, और आधे जो हमारे प्रिजनर्स थे उनको कहा कि तुम समझ लो पुलिस का रोल कर रहे हो. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रोल करना शुरू किया और रिसर्चर ने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो कुछ समय बाद देखा गया कि जो पुलिस के रोल में थे वो अपने आप को सच में ही पुलिस समझने लगे, और रिसर्च ओवर होने के बाद भी वो प्रिजनर्स के साथ में गलत व्यवहार करने लगे एज अपने आप को पुलिस प्रिडिक्ट करते हुए. तो ये उनके रिसर्च करने के बाद उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा. तो वो ये भी हमारा एक इथिकल इशू था. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ले लेके हम इसको और क्लियरली थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हैं. ओके, एक और एग्जाम्पल है टर्कीज सिफिलिस स्टडी का. ठीक है, टर्कीज का सिफिलिस स्टडी का. इसमें क्या हुआ था कि अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर 1930 में सिफिलिस नाम की एक बीमारी होती है. उस बीमारी से वहाँ के कुछ अफ्रीकन एंड अमेरिकन लोग जो हैं वहाँ के ग्रसित थे, पीड़ित थे, जो भी कह सकते हो, सफ़र कर रहे थे. तो उन पार्टिसिपेंट्स को इन लोगों ने रिसर्च का हिस्सा लिया. अब उन पार्टिसिपेंट्स को तो मालूम नहीं था कि हम बीमार हैं, हमें कोई सिफिलिस नाम की कोई बीमारी है. ना तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया और ना उनको बताया गया कि आपको बीमारी है. केवल रिसर्च करने के लिए उनको यूज़ किया गया. तो ये भी एक क्या है, इथिकल इशू है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए था, उनको ट्रीट करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, और अपने स्टडी के लिए हमने उनकी जान को खतरे में डाला. तो ये गलत रिसर्च हो गई, इसलिए ये भी इथिकल इशू में हम इसको भी काउंट करते हैं. अब इन सारे इंसिडेंट को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस बना दी गई हैं जिनको हम इथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं. ओके, तो ये गाइडलाइंस क्यों बनी, ताकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग को, जिसको भी हम रिसर्च का पार्टिसिपेंट लेते हैं, तो उनके साथ में नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ में गलत ना हो. ओके, थैंक यू. अच्छा, रिसर्च में दो मेथड्स होते हैं, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड जो होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है इसकी, और इंडक्टिव मेथड जो होता है इसका बॉटम अप अप्रोच होती है. इसका मीनिंग क्या है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलने को, ऊपर से नीचे की तरफ जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं टॉप डाउन, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने के प्रोसेस को हम बॉटम अप कहते हैं. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ बुक में क्लियरली लिखा हुआ है. ये एक शॉर्ट नोट में ही आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है. मेन फोकस इज ऑन टेस्टिंग थ्योरी. डिडक्टिव का मेन फोकस रहता है कि टेस्ट करना, कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट है उसको ही टेस्ट करने का ही फोकस रहता है डिडक्टिव में.
इंडक्टिव मेथड में कोई नई थ्योरी को बिल्ड करना होता है, नया थ्योरी बनाना होता है। तो नई थ्योरी बनाने में कोई भी थ्योरी को अगर हम नया बना रहे हैं, नई चीज़ को बना रहे हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड जो है इसमें सब कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव मेथड। ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। लार्ज सैंपल इसमें हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि हमें जनरलाइज करना होता है फाइंडिंग को। कोई भी हमने एक स्टडी ली है, कोई थ्योरी पहले से जो एग्जिस्ट करती है थ्योरी, ऐसी हमने थ्योरी ली है, तो हम उसको जनरलाइज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को अपने सैंपल में लेना पड़ेगा। और इसमें हमने क्योंकि थ्योरी को जनरलाइज, लेस फोकस ऑन जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद थ्योरी, एक नई थ्योरी हम बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें सैंपल जो है छोटा लेना पड़ेगा। और ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है और ये मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है डिडक्टिव और मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारा इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डिफरेंस बता दो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। सेकेंड यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो मेरी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।